दूसरी ओर राजा विक्रम के महल में हड़कंप मच जाता है। महाराज, महाराज, हम पर संकट आ गया। अरे अरे, ये क्या हड़बड़ी है? पहले सांस लो, फिर धीरे धीरे बताओ कि आखिर माजरा क्या है। राजन, जितना हमने सुना है, उनके राज्य में इस बार बरसात न के बराबर हुई है। वहां की जमीन पड़ी सूख रही है और लोग तड़प रहे हैं। शायद उन्हें हमारे राज्य के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ अनाज का भंडार भरा पड़ा है और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इसीलिए वो यहाँ कब्जा जमाने के इरादे से आ रहे हैं। कावेरी नदी के समीप घने वृक्षों के बीच एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, सत्यम गुरुकुल। यहाँ विभिन्न राज्यों से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरुकुल के आचार्य महर्षि विश्वामित्र कई वर्षों से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। वे सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करते थे और बिना किसी भेदभाव के उन्हें ज्ञान देते थे। गुरुकुल में कुछ गरीब विद्यार्थी भी थे और कुछ उच्च कुल के राजपुत्र। इन्हीं में 2 राजकुमार भी थे, राजकुमार शौर्य और राजकुमार विक्रम। गुरुकुल में सख्त अनुशासन और नियम थे। राजकुमार शौर्य को यह सब अनुचित लग रहा था। महल में पले बढ़े इस राजकुमार को सुबह जल्दी उठना, अपने वस्त्र स्वयं धोना और आश्रम की सफाई करना पसंद नहीं था। जब सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्यों में लगे थे, शौर्य खड़ा रहा। यह देखकर गुरु विश्वामित्र बोले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम यहां शिक्षा प्राप्त करने आए हो या कुछ और करने? बताओ, क्यों नहीं कर रहे अपना कार्य? अरे, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और फिर यह सब काम मेरे करने लायक हैं ही कहां? यह सब सेवकों का काम होता है, राजकुमारों का नहीं। तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हें शायद अभी यहाँ के नियमों का पता नहीं। इस गुरुकुल में हर विद्यार्थी को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। आश्रम की सफाई, लकड़ियां लाना, वस्त्र धोना, ये सब खुद करना पड़ता है। और जो परिश्रम नहीं करता उसे भोजन भी नहीं मिलता। यही इस गुरुकुल का नियम है। वाह वाह, तुम करो ये सब। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं राजकुमार हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मुझे यह सब काम करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे राजकुमार होने से क्या होता है? यहाँ हर कोई समान है, चाहे कोई राजा का बेटा हो या किसान का। उसे अपने हाथों से ही अपना काम करना होता है। अगर तुम अपना कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा और यहाँ परिश्रम न करने वालों को दंड भी दिया जाता है। सोच लो, भूखे रहोगे या नियम मानोगे? अरे, तो क्या सच में यहां ऐसा होता है? क्या कोई सेवक नहीं है? और अगर मैं काम न करूं तो क्या सच में मुझे खाना नहीं मिलेगा? हाँ, और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो गुरुजी से दंड भी मिलेगा। यहां हर कोई अपने श्रम से जीता है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इस गुरुकुल में नहीं टिक पाओगे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। चलो देखते हैं कितने दिन ये नियम मुझ पर लागू रहते हैं। शायद कोई और मेरे बदले यह काम करने के लिए तैयार हो जाए। ध्यान रखना, अगर किसी और से जबरदस्ती या छल से काम करवाने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यहां के नियम अटूट हैं। देखते हैं। सुनो, ओए लड़के, तुम्हें कुछ पैसे कमाने? पैसे? गुरुकुल में पैसे लेकर क्या करेंगे राजकुमार? अरे, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। सोच लो, इतनी दौलत कहीं और नहीं मिलेगी।
सोने के सिक्के, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मेरे काम कर दो, बदले में सोना तुम्हारा। बताओ क्या कहते हो? देखो, वैसे तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर गुरुजी को पता चल गया तो? गुरुजी को कौन बताएगा, तुम बताओगे? नहीं, लेकिन डर तो लगता है, अगर गुरुजी ने देख लिया तो? अरे बेवकूफ, जब गुरुजी सामने होंगे तो बस थोड़ी बहुत मेहनत करने का नाटक कर लेना। जैसे ही वो चले जाए होंगे तुम आराम से काम कर सकते हो, समझे? कोई नहीं जान पाएगा, और अगर किसी ने कुछ कहा भी तो याद रखना, जितने सोने के सिक्के तुझे दिए हैं उतने ही छीन भी सकता हूं, समझे? हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एकदम चुप रहूंगा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विक्रम, गुरुजी जो भी उन्हें काम देते थे वो उसे समय से पहले ही पूरा किया करते थे। उनके अनुशासन और लगन की सभी सराहना करते थे। तो मेरे प्रिय शिष्यों, हम आज की कक्षा में तलवारबाजी सीखेंगे। यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। युद्ध के मैदान में यही तुम्हारी ढाल और यही तुम्हारा अस्त्र होगा। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार शौर्य और राजकुमार विक्रम, तुम दोनों ही कुछ वर्षों में अपने अपने राज्य के राजा बनने वाले हो। एक राजा को युद्ध में हमेशा सक्षम रहना चाहिए। चलो अपनी तलवारें संभालो और अभ्यास शुरू करो। दोनों राजकुमार अपनी अपनी तलवारें उठाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वातावरण में तनाव फैल जाता है। सभी शिष्य उनकी ओर देखने लगते हैं। वाह, यह देखो, गुरुदेव का प्रिय शिष्य फिर से आगे बढ़कर खड़ा हो गया। गुरुजी भी इसी को आगे कर रहे हैं, मानो पहले से ही इसका कोई विशेषाधिकार हो। लगता है यह अभ्यास नहीं, बल्कि मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तुम्हें हर बात में चालबाजी क्यों दिखती है मित्र? यह सिर्फ एक अभ्यास है, एक सीखने का मौका। अगर सीखोगे नहीं तो युद्ध के समय अपनी तलवार भी न संभाल पाओगे। चलो देखते हैं आज तुम्हारी कितनी तैयारी है। बिल्कुल, लेकिन आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। यह मत समझना कि तुम्हारी जीत पक्की है। तो आओ शौर्य, आज सिद्ध कर दो कि तुम सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि तलवार भी चला सकते हो। बिल्कुल, और इस बार तुम जमीन पर गिरे हुए मिलोगे। अभ्यास शुरू होता है। दोनों अपनी तलवारों से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। पहले कुछ वार सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका अभ्यास तेज होता है, लड़ाई गंभीर होती जाती है। राजकुमार विक्रम का वार इतना तेज होता है कि शौर्य पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। ये क्या था, इतनी तेजी? लेकिन अभी मैं हारा नहीं हूं। मैंने कहा था ना, अभ्यास ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम पहले की तरह अपने काम दूसरों से करवाते रहे तो शायद तुम्हें असली शक्ति का अंदाजा कभी नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सीख दोगे। पहले खुद बचकर दिखाओ। इसी बीच राजकुमार विक्रम का एक और वार होता है और शौर्य की तलवार हाथ से छूट जाती है। वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाते हैं। वाह राजकुमार विक्रम, तुमने फिर से साबित किया कि अभ्यास और अनुशासन ही असली ताकत है। शाबाश पुत्र, यही लगन बनाए रखो। हाँ, बहुत महान बन गए हो तुम विक्रम, लेकिन इस हार को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। जल्द ही मैं इसका बदला लूंगा। मित्र, यह युद्ध नहीं, एक अभ्यास था। हार जीत पर इतना क्रोधित होना ठीक नहीं।
हर हार तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो अगली बार शायद तुम जीत सको। देखते हैं अगली बार क्या होता है। अब यह लड़ाई बंद करो और कुछ सीखो। शिष्य, जाकर राजकुमार शौर्य और राजकुमार विक्रम को मेरे पास बुलाओ। मुझे इनसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। जी गुरुजी, मैं अभी बुलाता हूं। आप दोनों को गुरुजी ने बुलाया है। अब ये क्या नया फरमान जारी कर दिया गया? पता नहीं, लेकिन जब गुरुजी बुलाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण ही होता है। हमें तुरंत चलना चाहिए। चलो देखते हैं अब क्या कहना है। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, आपने हमें क्यों बुलाया? गुरुजी ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उन्हें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने लगे। तो बात यह है कि कुछ महीनों के बाद तुम दोनों की शिक्षा पूरी हो जाएगी। फिर तुम दोनों अपने अपने राज्य लौट जाओगे। गुरुकुल का आंगन तुम्हारे बिना सूना हो जाएगा, लेकिन यह सोचकर मन को शांति मिलती है कि तुम दोनों अपने राज्यों के राजा बनने वाले हो। गुरुदेव, आप हमें इस तरह भावुक क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, सीखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात तुम दोनों हमेशा याद रखो। देखो, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हमेशा अहिंसा का मार्ग ही चुनना। गुरुदेव, लेकिन यदि कोई हमारा राज्य छीनने की कोशिश करे तो क्या तब भी अहिंसा का मार्ग चुने? बिल्कुल। जब तक कोई तुम्हारे राज्य, तुम्हारी प्रजा या तुम्हारे धर्म पर सीधा आघात न करे, तब तक अहिंसा का मार्ग ही अपनाओ। कभी भी अपने स्वार्थ या सत्ता के लालच में युद्ध मत करना। और हां, प्रकृति और किसी भी जीव को तुम्हारी वजह से हानि नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सफलता हमेशा हमारे कदम चूमेगी, है ना? सिर्फ सफलता ही नहीं, तुम दोनों अपने राज्य को खुशहाली से चला पाओगे। जब प्रजा सुखी होगी, जब धरती हरी भरी होगी, तब तुम्हारे राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। हाँ गुरुदेव, हम हमेशा आपकी दी हुई शिक्षा का पालन करेंगे, चाहे कैसी भी मुश्किल आए। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुजी भी ना, मतलब राजा बनने के बाद अहिंसा से भला कोई कैसे राज कर सकता है? सही कहा। यह तो वही बात हुई कि कोई भी आएगा, राजा को गाली देगा, उसे मारेगा और राजा बोलेगा, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे अरे अरे, अहिंसा से कोई राज क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है मित्र। अच्छा, तो ठीक है, तुम ही करना। मुझसे तो यह हिंसा वहिंसा का खेल नहीं हो पाएगा। मेरे राज्य में न्याय सबसे ऊपर होगा, और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। दोनों राजकुमार अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनका राज्याभिषेक होता है। राजा विक्रम अपने राज्य की प्रजा और पर्यावरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उनके महल के आंगन में रंग बिरंगे फूलों से लेकर विशाल छायादार वृक्ष लगे होते हैं। उन्होंने अपने राज्य में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया ताकि जंगल सुरक्षित रहे। साथ ही उन्होंने शिकार पर भी रोक लगा दी ताकि पशु पक्षियों की रक्षा हो सके। हमारे राजा विक्रम तो सच में देवता समान है। न किसी पर अत्याचार करते हैं, न अन्याय होने देते हैं। हाँ भाई, उन्होंने न केवल हमारे लिए कुआं खुदवाए,
बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे जंगल बचे रहे। बारिश भी समय पर होती है, जिससे फसलें लहलहा रही हैं। वहीं दूसरी ओर राजा बनने के बाद राजा शौर्य अपने गुरु विश्वामित्र की शिक्षा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। वे अपने राज्य के विस्तार और भोग विलास में डूब जाते हैं। महाराज, प्रजा आपसे न्याय की गुहार लगाने आई है। न्याय व्याय की बातें बंद करो। हमें अपने राज्य का विस्तार करना है, न कि इन प्रजा की रोने धोने की बातें सुननी हैं। जो हमारी आज्ञा नहीं मानेगा उसे कोने लगवाओ। राजा शौर्य की अय्याशी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने राज्य के चारों ओर के जंगलों को कटवा दिया ताकि नए महल और किले बनाए जा सकें। परिणाम स्वरूप बारिश कम होने लगी और खेत सूख गए। अरे भैया, जब से यह राजा बना है, राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है। सही कह रहे हो काका। उन्होंने तो हमारे आसपास के सारे जंगल नष्ट कर दिए और इसी वजह से अकाल पड़ गया है। अब बारिश कम हो रही है, खेती भी बर्बाद हो गई है। हम किससे न्याय की गुहार लगाएं? अब भगवान ही बचाए इस राजा से। बड़ा नाश पीटा राजा है ये। अरे, मैं तो कहता हूं हमें मंत्री जी के पास जाना चाहिए। सही कह रहे हो। राजा तो हमारी सुनने से रहा, अब बस मंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो काका। चलो मंत्री जी के पास चलते हैं। अरे, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई है? बताओ, क्या समस्या है? मंत्री जी, अरे आप तो हमारे राजा के खास मखास आदमी हो, आपको कौन नहीं जानता। पर हम तो बर्बाद हो गए मंत्री जी। ये अकाल तो हमारे जीने के सारे रास्ते ही बंद कर दिया है। अब ना तो धरती माँ में अन्न उपज रहा है, ना ही हाथ पैर चलाने लायक कोई काम बचा है। गांव के छोरे छप्पाटे दिन भर बेकार घूम रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग घर में बैठे आहें भर रहे हैं और हमारी औरतों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो मंत्री जी। जाकर राजा शौर्य से कहिए कि कुछ इंतजाम करें, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। गांव की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अरे भाई, तुम्हारी तकलीफ हम भी समझ रहे हैं, पर राजा शौर्य किसी की सुनते कहाँ है? उल्टा अगर हम बोले तो दो चार खरी खोटी सुना देंगे। लेकिन फिर भी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का हाल जाने, तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आखिर राजा की जय जयकार तभी होती है जब उसकी प्रजा खुशहाल होती है। तो चलो हम राजा जी से जाकर बात करते हैं। दरबार में राजा शौर्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं और मंत्री हाथ जोड़कर खड़ा है। महाराज की जय हो, महाराज की 100 बार जय हो। राजन, अब तो हमारे राज्य में हरियाली का नामो निशान ही मिट गया है। खेत खलिहान सूख कर भुरभुरी मिट्टी में बदल गए हैं। तालाब नदियाँ प्यासी पड़ी हैं और हमारी प्रजा का हाल बहुत ही बेहाल हो गया है। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रहे हैं। महाराज, हमें अब कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये अकाल पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। तो मंत्री जी बताओ फिर, क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पर खेत लहलहा रहे हों, तालाब पानी से लबालब भरे हों और लोग पेट भरकर खा रहे हों? जी महाराज, बिल्कुल है। अरे, आपके गुरुकुल वाले पुराने साथी राजा विक्रम का राज्य, सुना है वहाँ की धरती सोना उगल रही है। उनके राज्य में नदियाँ मीठे पानी से छलक रही हैं और वहाँ के लोग कभी भूखे नहीं सोते। वहाँ की हरियाली ऐसी है कि इंसान देखे तो आँखों को ठंडक मिल जाए। सुना है महाराज, राजा विक्रम बड़े होशियार हैं। वो पेड़ पौधों और पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखते हैं, इसलिए उनके राज्य में हमेशा बरसात होती है और अन्न धन की कोई कमी नहीं। तो फिर यही सही मौका है। वैसे भी मंत्री जी, तुम जानते हो ना कि राजा विक्रम से मेरा पुराना हिसाब बाकी है।
गुरुकुल में उसने सबके सामने मुझे मात दी थी और तब से मेरे मन में एक चिंगारी धधक रही है। अब उस चिंगारी को मैं शोला बना दूंगा। अब वक्त आ गया है कि उससे अपना बदला लिया जाए। मंत्री जी, जल्दी से सेना को तैयार करो। हम राजा विक्रम के राज्य पर चढ़ाई करेंगे और वहां की हरियाली को अपने राज्य में ले आएंगे, समझे? लेकिन महाराज, जरा सोचिए, युद्ध से तो बेकसूर लोग मरेंगे, हमारे सैनिकों का भी खून बहेगा। हम शांति से उनसे मदद मांग सकते हैं, वो हमारे पुराने मित्र भी तो हैं। अरे मंत्री जी, अब तुम हमें सिखाओगे कि राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राजा का हुक्म कानून होता है, हम जो कहें वही होगा। जाओ और सेना को तैयार करो। हमारा आदेश तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। अब कोई बहस नहीं, बस हुक्म का पालन करो। दूसरी ओर राजा विक्रम के महल में हड़कंप मच जाता है। महाराज, महाराज, हम पर संकट आ गया। अरे अरे, ये क्या हड़बड़ी है? पहले सांस लो, फिर धीरे धीरे बताओ कि आखिर माजरा क्या है। राजन, जितना हमने सुना है, उनके राज्य में इस बार बरसात न के बराबर हुई है। वहां की जमीन पड़ी सूख रही है और लोग तड़प रहे हैं। शायद उन्हें हमारे राज्य के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ अनाज का भंडार भरा पड़ा है और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इसीलिए वो यहाँ कब्जा जमाने के इरादे से आ रहे हैं। सभा में बैठे सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन महाराज, राजा शौर्य ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो कभी उनके राज्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, ये बात तो सही है। हमने तो कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर वो युद्ध क्यों चाहते हैं? राजन, जितना हमने सुना है, उनके राज्य में इस बार बरसात न के बराबर हुई है। वहां की जमीन पड़ी सूख रही है और लोग तड़प रहे हैं। शायद उन्हें हमारे राज्य के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ अनाज का भंडार भरा पड़ा है और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इसीलिए वो यहाँ कब्जा जमाने के इरादे से आ रहे हैं। मंत्री जी, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अगर हमने युद्ध किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी भोली भाली प्रजा को होगा। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। युद्ध में दोनों ओर से मासूम लोग मरते हैं। हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, सबका नुकसान होगा। यही चिंता तो हमें भी खाए जा रही है। मंत्री जी, अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे लोग संकट में आ जाएंगे, और अगर कुछ नहीं करते तो राजा शौर्य हमें रौंद देंगे। लेकिन हमें इस मुसीबत का कोई और हल निकालना होगा, कोई ऐसा रास्ता जो युद्ध के बिना इस टकराव को सुलझा दे। राजा विक्रम की सभा में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे मंत्री सोच में ऐसे डूबे हुए थे जैसे कोई बड़ी उलझन हो। हर तरफ बस एक ही सवाल, अब क्या किया जाए? पूरा दिन इसी चिंता में बीत जाता है और जब अगली सुबह होती है तो राजा विक्रम अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, खुले आंगन में आते हैं, बगीचे में टहलते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं और सोचने लगते हैं कि इस संकट का हल आखिर क्या हो सकता है। तभी एकदम से उनके दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आता है। मंत्री, ओ मंत्री जी। मंत्री एकदम हड़बड़ा कर उठते हैं और दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचते हैं। जी महाराज, हुक्म करो राजन, क्या चाहिए आपको? कैसी सेवा करें? अभी, हाँ, अभी के अभी पूरा दरबार लगाओ। जाओ, सबको बुलाओ, देर मत करो। जो आज्ञा महाराज। अभी दरबार में सबको हाजिर करवाते हैं। कुछ ही देर में दरबार एकदम खचाखच भर जाता है। हर मंत्री हर दरबारी राजा की तरफ टकटकी लगाए देख रहा होता है।
राजा विक्रम जैसे ही अपनी योजना बताते हैं तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा है। कुछ लोग तो आपस में फुसफुसाकर कह रहे हैं, वाह क्या दिमाग पाया है हमारे महाराज ने। दूसरी ओर राजा शौर्य अपनी विशाल सेना के साथ राजा विक्रम के राज्य की सीमा पर आ चुके होते हैं। जैसे ही राजा शौर्य अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली, लहराते खेत, बहती नदियां, दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़। राजा शौर्य तो ये नजारा देखकर ठिठक ही जाते हैं। अविश्वसनीय, अरे वाह वाह वाह, ये जगह तो सच में किसी जन्नत से कम नहीं। हवा में कैसी ताजगी है, मिट्टी से कैसी सौंधी खुशबू आ रही है। इस राज्य को तो अब किसी भी हाल में हमें हासिल करना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। राजा शौर्य के पास खड़ा मंत्री, जो पहले से ही इस योजना से नाखुश था, तंज कसते हुए बोलता है, और जब हासिल कर लोगे तो क्या करोगे महाराज? अपने सूखे फटे राज्य की तरह इस सुंदर धरती को भी बर्बाद कर दोगे और क्या? बस बहुत हुआ, विजय हमारी ही होगी। हम राजा शौर्य हैं और हम हारना नहीं जानते। तो फिर देर किस बात की? सैनिकों, आक्रमण करो। युद्ध का बेगुल बजाओ। राजा शौर्य की सेना जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यह क्या, जैसे ही वे घने जंगल में प्रवेश करते हैं, मुश्किलें उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। जंगल इतना सघन कि सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच रही थी। सैनिकों को रास्ता ही नहीं दिख रहा। और फिर अचानक झाड़ियों से डरावने जंगली जानवर निकलने लगते हैं। शेर की दहाड़, भालू की गुर्राहट, जंगली हाथियों की चिंगाड़, पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग हथियार छोड़कर सीधे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। और राजा शौर्य, वो भी थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हैं। डरो मत, ये सब बस एक चाल हो सकती है, आगे बढ़ो। सैनिक किसी तरह घबराहट के बावजूद आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, आगे का रास्ता इतना संकरा और ऊबड़ खाबड़ था कि घोड़े और हाथी आगे जा ही नहीं सकते थे। मजबूरन पूरी सेना को पैदल चलना पड़ता है। जैसे तैसे राजा विक्रम के राजमहल के सामने पहुंचते हैं, पर जैसे ही वे पहुंचते हैं, चारों तरफ के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है। सैनिक इधर उधर देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। और तभी हजारों की तादाद में मधुमक्खियों पेड़ों से बाहर निकलकर सीधे सेना पर टूट पड़ती हैं। चारों तरफ बचाओ बचाओ की आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ ही देर में पूरी सेना ढेर हो जाती है। बेहोश होकर सब जमीन पर गिर जाते हैं। मैं यहाँ कैसे आ गया? चिंता मत करो मित्र, तुम मेरे महल में हो, निश्चिंत रहो। लेकिन मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। आखिर क्यों? क्योंकि मित्र, मैंने हमेशा गुरुजी की शिक्षा पर अमल किया है और आज भी मैंने वही किया जो करना चाहिए था। अहिंसा मेरा धर्म है और मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। अरे भाई, अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं आक्रमण करने वाला हूं, तो तुमने अपनी सेना लेकर मुझसे आमने सामने युद्ध क्यों नहीं किया? डर गए थे क्या? अरे मित्र, मैंने तो सेना भेजी थी, और कैसी भेजी थी। शेर, चीते, भालू, जंगली हाथी और ऊपर से मधुमक्खियों की टुकड़ी। तुम्हारी पूरी सेना की हवा निकाल दी है कि नहीं? अरे हाँ, अब याद आया। सच में वो सेना तो बड़ी ही खतरनाक निकली। मेरी पूरी सेना का तो भूसा बना दिया उन जानवरों ने। अब मुझे माफ कर दो मित्र।
सच कह रहा हूं, दिल से शर्मिंदा हूं। अरे मित्र, माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जब तुम्हारे सैनिक मधुमक्खियों के काटने से उछल कूद कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे राज्य में आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? मुझे पता है कि तुम्हारा राज्य इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। अरे हाँ मित्र, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैंने अपने राज्य के सारे जंगल काट डाले, एक एक पेड़ उखड़वा दिया, और अब देखो हमारे यहां न पानी बचा न हरियाली। सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से मरने की कगार पर हैं। यह सब मेरी ही गलती है। देखो मित्र, गलती सबसे होती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अपनी गलती से सीखें। ये लो, मैं तुम्हें कुछ धन और बीज दे रहा हूं, इनसे अपने राज्य को फिर से हरा भरा बना लो। और हां, अगली बार जब भी मैं तुम्हारे राज्य आऊं, मुझे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखनी चाहिए। और अगर नहीं दिखी तो याद रखना, इस बार सच में तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा।